Hello everyone. In continuation to sequence and series, we have another series that is Fourier series which we'll study now. See, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर suppose we have a function f of x, it can be expanded as f of 0 plus x f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0, where these dash stand for derivative. वन डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन. तो जब आप इसे एक्सपैंड कर रहे हो इस फॉर्म में, आपको क्या मिल रहा है? ये एक्सपेंशन मिल रहा है इन पावर्स ऑफ एक्स की पार्ट्स में मिल रहा है. एक्स की डिफरेंट पार्ट्स है, एक्स टू पावर 1, एक्स टू पावर 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमने मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ी है, टेलर सीरीज पढ़ी है, जिनमें हम एक्सपेंशन निकालते हैं इन पार्ट्स ऑफ एक्स या फिर सीरीज निकालते हैं इन पार्ट्स ऑफ एक्स. सिमिलरली सपोज नाउ वी हैव एफ ऑफ एक्स विच इज़ पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन तो पता होंगे सबको, नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ. सपोज एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने बनाया, ये सपोज ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू कैपिटल टी है, ये वैल्यू 2t है, ये वैल्यू 3t है एंड सो ऑन. ठीक, तो हमने क्या नोटिस किया, जो वैल्यू वो 0 to t के बीच में ले रहा है वही t to 2t के बीच में ले रहा है, वही 2t to 3t के बीच में ले रहा है. दैट मीन्स एनी फंक्शन वेयर f of x is same as f of x plus t is same as f of x plus 2t एंड सो ऑन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. यानी यहाँ पे कहलाएगा पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज कैपिटल टी. इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो आफ्टर द इंटरवल ऑफ टी इट रिपीट्स इटसेल्फ. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. जैसे कि सपोज आप एक और ले लो, आप एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ये है, ये किसका ग्राफ है? होप ऑल ऑफ यू नो दिस. दिस इज अ फंक्शन ग्राफ ऑफ साइन एक्स. यू सी इट इज़ अगेन पीरियोडिक. इस पूरे के बाद नहीं, बट इस पूरे के बाद इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ. इसी तरह ये साइन कॉस एक्स का है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है. तो ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, दे रिपीट देमसेल्फ. तो द फंक्शन विच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम और आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ वैल्यू, देन वी कॉल दैट फंक्शन एज पीरियोडिक फंक्शन. तो पीरियोडिक, तो बेसिकली जो अभी तक आपने सबसे पहले पढ़ा कि पीरियोडिक फंक्शंस पे हम ये फोरियर सीरीज़ लगा सकते हैं. फोरियर सीरीज़ क्या है? बेसिकली ये आपको एक्सपेंशन देगा इन टर्म्स ऑफ साइंस और कोसाइंस. ठीक है, वाई और वाई डू वी डू दिस? किसी भी फंक्शन को, वो चाहे नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, बस पीरियोडिक होगा तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ में. बट ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास बहुत बारी हम पढ़ते हैं, वेव फॉर्म पढ़ते हैं. सबसे पहले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ोगे, बहुत सारी हीट इक्वेशंस, वेव इक्वेशन ऐसी होंगी जिनको आप फाइनली फोरियर सीरीज़ की हेल्प से ही सॉल्व कर पाओगे. तो दोज डिफरेंशियल इक्वेशन नीड टू बी सॉल्व. मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स, बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जो आप सिर्फ फोरियर सीरीज़ की हेल्प से सॉल्व कर पाओगे. तो दिस इज इट्स एप्लीकेशन. तो वील स्टार्ट विद द फोरियर सीरीज़. बिफोर द फॉर्मूला मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखने वाली हूँ जो आपको ऑलरेडी या तो पता होंगे या याद रखने होंगे. यू नीड नॉट डिराइव दैम अगेन एंड अगेन. उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे हम इंटीग्रल यूज़ करेंगे या इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे बहुत बारी. तो ये इंटीग्रेशन के मैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट कर रही हूँ जो रिपीटेडली आप यूज़ करोगे. उसके अलावा जो भी होंगे वो जैसे जैसे आते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे. बट ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको सब जगह पढ़ने हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला इज, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे फोरियर सीरीज़ में पीरियोडिक फंक्शन होगा.
और यूजली जो हम लेके चलेंगे पीरियड 2 पाई लेके चलेंगे, वो चाहे 0 से 2 पाई होगा. हाउ डू यू फाइंड पीरियड? रेंज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और चाहे तो माइनस पाई से पाई हो सकता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम c से c प्लस 2 पाई लिख देते हैं. तो द फर्स्ट रिजल्ट विच विल बी यूजिंग इज, अभी मैं इंटीग्रल के लिख रही हूँ, फिर जनरल रिजल्ट भी लिखूँगी. इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई dx इक्वल्स टू 0. ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है डिराइव. चलो, इवन इफ यू वांट आई कैन डिराइव द फर्स्ट रिजल्ट. इसका इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन विद लिमिट्स c to c plus 2 pi. When you put this limit, this is 0. Similarly, we have next formula c to c plus 2 pi cos nx dx. This is also 0. ये सब आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. We have next formula c to c plus 2 pi sin mx cos nx dx. This equals to 0 for m not equals to n, as well as this result is applicable अगर ये दोनों n होंगे तो भी. ठीक है, या आप लोग करके भी देख सकते हो, और फिर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो सर, बट वी विल यूज़ दैट एज स्टैंडर्ड रिजल्ट. साइन कॉस कॉस साइन इंटू लिखो, एक ही बात है, तो वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे. अब हम लिखेंगे कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन m नॉट इक्वल्स टू n एंड इक्वल्स टू पाई. ये हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज़ करेंगे अगेन, क्योंकि जब m और n इक्वल होंगे ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा. कॉस स्क्वायर कैन बी रिप्लेस एज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और उसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट पाई. तो जब इक्वल होगा तो पाई. सिमिलरली वी हैव sin mx into sin nx dx. This is also have same approximately same result is 0 when m not equals to n and equals to pi when m equals. Apart from these results we have few more results. Again these are standard results और already आप लोगों को याद होंगे. We are just going to revise them. Sin 0 equals to sin n pi equals to 0. यानी sin 0 sin n pi is always 0. Cos 0 is 1, but cos n pi is not always 1. It depends upon the value of n. तो ये आपको याद रखने हैं. ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं, यूज़ भी करते आए हैं, but again we are going to use them again and again. Thereafter we have one more rule, that is chain rule for integration. You will not find this rule in most of the books. ये एक्चुअली कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है, बट वी कैन यूज़ देम. सपोज करो आपके पास इंटीग्रल आपको करना है एक्स क्यूब e to the power x dx. ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे आइलेट से और इसको सेकंड. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3x², इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड, इंटू e टू पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू पावर x. मैंने e टू पावर x जानबूझ के चूज़ किया ताकि आप इजीली फटाफट निकाल सको, और फिर इसको हम चेन रूल्स से कंपेयर करेंगे. ठीक है, ये आ जाएगा x³ e टू पावर x, ये आ जाएगा -3 बाहर आ गया. अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड,
तो फिर से चेन रूल लगेगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दो, -3x² e टू पावर x माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6, अंदर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x e टू पावर x dx। अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, and finally you will get your result e to power x minus 3x² e to power x plus इधर बाहर 6 था, 6x e to power x minus e to power x का इंटीग्रेशन 6 e to power x plus c is the integration constant। यहाँ तक पहुँचने में आपने एक बार इस पे, दूसरी बार इस पे, तीसरी बार इस पे और चौथी बार इस पे, 4 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है ना। और 1 2 3 4 5 स्टेप्स में, ये मैं आपको एक बार में करके भी दिखाऊंगी। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हेयर, क्योंकि फोरियर सीरीज़ में आपका मेन फोकस रहेगा कि इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट्स पुट करके रिजल्ट निकालने का। अगर आप सिर्फ इंटीग्रेशन में 5-6 स्टेप्स लगा दोगे, इट वोंट बी ऑफ मच बेनिफिशियल, क्योंकि आपका टाइम भी लगेगा और जितने ज़्यादा आप स्टेप्स करते हो उतने ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मिस्टेक करने की। तो आप इस चीज़ को चेन रूल से एक बार में अचीव कर सकते हो। व्हाट इज़ द चेन रूल? आई एम राइटिंग हियर कि अगर आपको u × v को इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, बट अगेन सिर्फ एक कंडीशन है कि आउट ऑफ दीज टू वन शुड बी अलजेब्रिक फंक्शन, यानी x की पावर n की टर्म्स में, पॉलिनोमियल की टर्म्स में फंक्शन होना चाहिए कोई एक। तो लेट अस से u इज़ द फर्स्ट फंक्शन, उसको हम फर्स्ट ले लेंगे एंड दिस इज़ आवर सेकंड फंक्शन। तो आइलेट में जब भी आपका फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो तो ये एप्लीकेबल है, बस दिस इज़ द ओनली कंडीशन। और क्या कहता है ये कि वील स्टार्ट विद u, वील प्लेस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, पहली टर्म प्लस थी, अब माइनस u डैश मतलब u का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो ऑलरेडी इंटीग्रेट करके आया है उसका इंटीग्रेशन। समझ गए? इसी के आगे बढ़ते रहना है। जब एक टर्म हमने लिख ली उसके बाद बाकी किसको आप कर रहे हो, फंक्शन को, किस फंक्शन को नहीं कर रहे हो उससे हम कोई मतलब नहीं, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन से आप सारी टर्म्स लिख सकते हो। अब देखो माइनस है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्लस, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो नेक्स्ट टर्म होगी u डबल डैश सेकेंड ऑर्डर, और ये 2 बार इंटीग्रेट हुआ है अब 3 बार आ जाएगा। एंड सो ऑन, और लास्ट में प्लस c अगर हो। अब यही क्वेश्चन सिर्फ अभी आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, बट अब उसके बाद जब आप इसे यूज़ करोगे चेन रूल को, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल सेव टाइम एज वेल एज योर कैलकुलेशन ऑल्सो। सिर्फ मैं कंपैरिजन के लिए आपको करके दिखा रही हूँ। जो अभी हमने इधर किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 1 2 3 4 5 स्टेप्स में, वो मैं आपको सिंगल इक्वेशन में निकाल के दिखाऊंगी। फर्स्ट फंक्शन लिया x³ को और सेकंड फंक्शन लिया e टू पावर x को, क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव 3x², इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x माइनस के बाद प्लस इसका डेरिवेटिव 6x, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x, इस टर्म के बाद प्लस के बाद माइनस इसका डेरिवेटिव 6, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x प्लस c कॉन। आप देखो, लेट अस कंपेयर, यही आंसर था, सेम आंसर है जो हमने 5 स्टेप में निकाला था, ये सिंगल इक्वेशन में दे देगा। तो यू मस्ट, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया था
अब हम फोरियर सीरीज़ एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। अगर इतना क्लियर है तो प्लीज़ गो अहेड, और नहीं क्लियर तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के डाउट्स बता सकते हो। नाउ विल स्टार्ट विद एक्चुअल फोरियर सीरीज़। अभी तक हमने उसके अराउंड के बेसिक्स पढ़े थे जो हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फोरियर सीरीज़ पे। व्हाट हैपन्स इन फोरियर सीरीज़? What happen in Fourier series? We start with actual Fourier series. What happen in Fourier series? अभी तक मैंने आपको बोला कोई भी पीरियोडिक फंक्शन वो हम एक्सपेंड कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ की हेल्प से। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे उन पीरियोडिक फंक्शन के साथ जिनका पीरियड 2 पाई हो। इट कैन बी 0 से 2 पाई, और इट कैन बी -पाई से पाई, और यू कैन से इन जनरल c से c+2 पाई। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। इन जनरल हम ये लेके चलते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया 0 से 2 पाई, ये जनरल है। c कैन बी 0, c कैन बी -पाई। फाइन। अभी तक so far you know that f of x can be expanded using Fourier series अगर वो पीरियोडिक है, और अब हम लेके चल रहे हैं उसका पीरियड 2 पाई है। सपोज उसका पीरियड 2 पाई नहीं है तो वी हैव मैनी वेज टू रिड्यूस इट टू 2 पाई। बट सपोज वो पीरियोडिक ही नहीं है तो फोरियर सीरीज़ नहीं लगेगा। उन केसेस के लिए वी हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो बट वी आर डिस्कसिंग ओनली फोरियर सीरीज़, यानी जो पीरियोडिक फंक्शन है। Now I am going to write basic formula. F of x equals to a0/2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus summation bn n equals to 1 to infinity sin nx. दिस इज़ योर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब जो पूरे का पूरा टॉपिक इसी पे बेस है, कोई चेंजेस होंगे तो इसमें होंगे, यही बेसिक फार्मूला है। ठीक है, द थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर इज दिस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस ऑल्सो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 0 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको रीज़न यहीं पे बता देती हूँ। सपोज़ आपने 0 लिखा तो इधर क्या आएगा a0 ऑलरेडी है अलग टर्म, और यहाँ अगर 0 लिखा तो b0 आएगा, बट साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? 0, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यू मस्ट रिमेंबर समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम n equals to 1 to infinity, n equals to 1 to infinity। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप इसे एक्सपेंड करते हो, सपोज आप इसे एक्सपेंड करते हो तो आपके पास क्या आएगा? a0/2 तो सिंगल टर्म है, इसको एक्सपेंड करोगे n equals to 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे तो क्या आएगा? 1 डालोगे a1 cos x, 2 डालोगे a2 cos 2x, 3 डालोगे a3 cos 3x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। प्लस अब bn समेशन bn में डालो वैल्यूज, क्या आएगा? b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x एंड सो ऑन। तो व्हाट यू गेट? दिस इज इन्फिनाइट सीरीज इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस। बहुत सारे कोसाइन और साइंस हैं। तो वैसे भी फोरियर सीरीज़ आपको क्या देता है? एक सीरीज़ ही देगा एज अ रिज़ल्ट, और उसमें बहुत सारी कोसाइंस और साइंस की टर्म्स होंगी। जब तक कोई पर्टिकुलर केस ना लिया जाए तब तक वो f of x विल बी एक्सपेंडेड एज कोसाइंस एंड साइंस। तो अब जो हमारे पास अब जो हमारे पास अननोन है वो है a0, a1, a2, a3 सो ऑन, b1, b2, b3 एंड सो ऑन।
तो यानी हमारे कॉस और साइन तो हमें चाहिए ही थे सीरीज़ में। जो अभी तक अननोन है हमारे पास वो है A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली B1, B2, B3 एंड सो ऑन। तो अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है इनकी। तो वापस हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमारा बेसिक फार्मूला है f ऑफ x इक्वल्स टू A0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस summation n equals to 1 to infinity bn sin nx. Fine. Where a0 equals to, मैं वैल्यू लिख रही हूँ 1/π। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरवल हम लेके चलेंगे c to c plus 2π, यानी इधर लिख देती हूँ x लाइज बिटवीन c एंड c plus 2π। तो इंटीग्रल फ्रॉम c टू c plus 2π, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप f ऑफ x dx। इसी तरह हम an का फॉर्मूला हो जाएगा 1/π इंटीग्रल फ्रॉम c टू c plus 2π f of x cos nx dx, and bn will be 1/π integral from c to c plus 2π f of x sin nx dx। और इन तीनों को हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। आपके लिए तो वैल्यू बहुत है, बट सब टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दे आस्क यू व्हाट आर यूलर्स फॉर्मूले, तो दीज 3 आर योर यूलर्स फॉर्मूले। फाइन। अब इसका डेरिवेशन हम करते हैं। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले ऐसे ही नहीं आए। हाउ दीज फॉर्मूलेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, मैं पहला 2 बताऊंगी, तीसरा आप खुद कर सकते हो। तो आई विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन के लिए आई एम अगेन गोइंग टू राइट डाउन द बेसिक फॉर्मूला f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx, and we know that the interval is c to c plus 2π। ये हम लेके चल रहे हैं इन जनरल। फाइन। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0 हम क्या करेंगे, विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इसको नाम दे दो 1 of 1 with respect to x from c to c plus 2π। हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, c to c plus 2π, किसके रिस्पेक्टिवली, dx के। तो दोनों तरफ लिखेंगे a0/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन c to c plus 2π dx, इसके साथ कुछ नहीं है तो dx आ जाएगा, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an, आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो an कांस्टेंट हो गया, तो क्या आ जाएगा c to c plus 2π cos nx dx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन c to c plus 2π ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक। अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे थे, मैं दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ आपको। अभी लिखे थे हमने व्हाट,
integration from c to c plus 2 pi sin nx is 0 and cos nx is also 0. ठीक है. So what happened? This integral is 0 and this is also 0. So we are left with integration c to c plus 2 pi f of x dx equals to यहाँ पे a नॉट बाई 2, ये क्या है 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट्स आ जाएंगी c टू c प्लस 2 बाय, ये दोनों टर्म्स 0 और 0, तो वो हम नहीं लिख रहे. फाइन. इधर आप लिमिट डाल दो, a नॉट बाई 2 बाहर, अंदर लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट. तो वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 और इधर क्या बचा है 2 पाई. ठीक है. एक स्टेप और. So what do we are left with? We can say that a naught equals to, यहाँ पे हमारे पास क्या था, a naught के साथ पाई था, इस पाई को उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 पाई इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx. ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया फॉर a naught. This is very important. So whenever we start or whenever we have to find Fourier series expansion, तो सबसे पहले आप a नॉट कैलकुलेट करते हो, वो आप इस फॉर्मूले से करोगे. Now we'll find, अभी तक आपने जो भी किया that was in order to find a नॉट. Now we'll find an. उसके लिए आप दोबारा से Fourier series expansion लिख रहे हो. f of x equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus summation n equals to 1 to infinity bn sin nx, and interval being c to c plus 2 pi. Fine. अब हम क्या करेंगे, we'll multiply to find the value of an. We'll multiply both the sides of above equation by cos nx, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई. अब एक चीज़ जो बहुत ध्यान से, बिफोर राइटिंग द इक्वेशन विच विल गेट अपॉन मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस और मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि अभी जब आप लोग देख रहे हो इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो जब मैंने बोला cos nx से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में आएगा fx इंटू कॉस एन एक्स, ए नॉट इंटू कॉस एन एक्स बाई 2 समेशन ए एन इंटू कॉस स्क्वायर एन एक्स. बट एक चीज़ सोचो, ये n वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है. इट वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. वो 1 भी वैल्यू ले रहा है, 2 भी वैल्यू ले रहा है, 3 भी ले रहा है. आई एम राइटिंग इट हियर. सपोज आपने लिखा समेशन ए एन कॉस एन एक्स, तो इस समेशन, इस टर्म का मतलब क्या है वो समझो कि इफ़ n इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा a1 cos x, इफ़ n इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा a2 cos 2x, इफ़ n इक्वल्स टू 3 a3 cos 3x एंड सो ऑन. तो जब मैंने बोला इसको cos nx से मल्टीप्लाई करना है, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने बोला cos 3x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, है तो क्या आएगा a1 cos x इंटू cos 3x.
प्लस a2 cos 2x इंटू cos 3x प्लस, लेकिन जहाँ पे ये तीनों मैच करे 3 और ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो ये बन जाएगा a3 cos स्क्वायर 3x एंड प्लस सो ऑन, फिर से वैसी ही टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट होगी a4 cos 4x इंटू cos 3x। इसी तरीके से अगर सपोज़ करो ये cos 3x की जगह मैंने cos 8x लिया होता, तो शुरू की 7 टर्म में स्क्वायर नहीं आता, cos 1x इंटू cos 8x आता, cos 2x इंटू cos 8x आता, है ना। स्क्वायर कहाँ आएगा? जब नंबर ऑफ टर्म दैट टर्म मैचेस विद दिस टर्म मैचेस विद दिस। तो पूरे के पूरे समेशन में यू कैन नॉट राइट स्क्वायर। और दूसरा रीज़न ये भी है बताने का कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये n वेरी कर रहा है, ये n तो फिक्स है, एक ही n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समेशन से तो नहीं। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट करूँगी तो व्हाट हैपन, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला, कि अगर cos mx और cos nx m और n यानी ये स्क्वायर नहीं है तो ये ज़ीरो होगा इंटीग्रल। तो यही कंसेप्ट लगाते हुए क्या होगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ ये है जो नॉन ज़ीरो होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले शुरू में लिखवाए थे। इसकी वैल्यू व्हेन m और n इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, तो इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी। फाइन, क्लियर है ये। फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ स्क्वायर तब देगा क्योंकि ये पूरा समेशन है, यहाँ पे n सारे आ जाएंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे n है, बट जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक ही n है। इट कैन बी n इक्वल्स टू 3, इट कैन बी n इक्वल्स टू 8, इट कैन बी n इक्वल्स टू 27। तो स्क्वायर कहाँ आएगा, जहाँ पे ये चीज़ें मैच करेंगी, ये भी 3, ये भी 3 और ये वाला भी 3, है ना। सिर्फ एक ही टर्म आएगी स्क्वायर की और वही नॉन ज़ीरो टर्म देगी इंटीग्रेशन पे। इज़ इट क्लियर? अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, बट मेक दिस थिंग क्लियर कि पूरे समेशन में स्क्वायर नहीं आएगा, ये n वेरी कर रहा है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो फिक्स एक ही n है। सो अब मैं यहाँ से लिखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर है, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा और इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू सी प्लस 2 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से ए नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2 पाई आ जाएगा, कॉस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारी टर्म्स थी जिनमें इंटीग्रेशन था, बट सारी टर्म जहाँ पे ये n और m नहीं मैच कर रहे थे वो सारी टर्म ज़ीरो होगी। कौन सी टर्म बची, सिर्फ n वाली, तो ये आ जाएगा ए एन इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स। इज़ इट क्लियर? और इसी तरीके से हमें सिर्फ वो वाली टर्म लिखनी है, इसमें भी, इसमें तो सारे ही ज़ीरो हो जाएंगे। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हमने ये भी लिखा था कि साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स इक्वल पे भी ज़ीरो है, नॉन इक्वल पे भी, तो जहाँ एन और एम मैच करेंगे यहाँ पे, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, इसमें भी बहुत सारी टर्म्स हैं, इसमें भी बहुत सारी टर्म्स हैं। v1 साइन एक्स इंटू कॉस 3x करेंगे तो कॉस 3x प्लस v2 साइन एक्स इंटू कॉस 3x करें, साइन 2x इंटू कॉस 3x एंड सो ऑन। बट इसमें क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो चाहे वो इक्वल है चाहे नॉन इक्वल है, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, इवन इफ़ m ये दोनों इक्वल हैं और अगर वो नहीं इक्वल हैं तो भी ये इंटीग्रल ज़ीरो होगा। तो इस केस में सारे इंटीग्रल ज़ीरो हो गए। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए, जैसे ये वाले सारे इंटीग्रल ज़ीरो हो गए, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो।
दिस इंटीग्रल। ठीक, ये इंटीग्रल भी ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल फ्रॉम सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये पार्ट ज़ीरो हो गया, कितना बचा है ए एन, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी है, पाई, तो ये हो जाएगा ए एन इंटू पाई, और पाई इधर ले आओगे तो ए एन का फॉर्मूला आ जाएगा, ए एन इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स। यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। आपको दोबारा से वीडियो बैक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार पेज उठा के बता देती हूँ। यही फॉर्मूला हमने अभी लिखे थे, देखो यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। अब बी एन वाला पार्ट, इट्स योर टास्क, इट्स योर होमवर्क, यू कैन से, यू विल फाइंड बी एन। जिसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, इजीली हो जाएगा। जैसे इसमें हमने कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया है, उस केस में हम साइन एन एक्स से करेंगे दोनों साइड को, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। फाइन, तो ये सारे होते हैं यूलर्स फॉर्मूले। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट फॉर टुडे। ये सारा कंसेप्ट बन गया। वंस आई विल डिस्कस एग्जाम्पल इट विल बी मोर क्लियर, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ डेरिवेशन और फॉर्मूलेस पढ़े हैं। जब तक आप किसी चीज़ को अप्लाई करके नहीं देखते, आपके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं होते। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम। अभी जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम करेंगे डिस्कस इसकी कंडीशन। इसको हम बोलते हैं डिरिचलेट इसको हम बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशन। इसमें से पहली कंडीशन तो वो है जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ। क्या कहती है डिरिचलेट कंडीशन कि एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ Fourier series given by fx equals to a0 by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus summation n equals to 1 to infinity bn sin nx, where a0 an bn all are constants, provided first condition says f of x is periodic single valued and finite। फर्स्ट कंडीशन से सबसे पहले तो पीरियोडिक होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट होना चाहिए। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं सीरीज़ को तो वी गेट सम फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, कन्वर्जेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके। सेकेंड कंडीशन सेज f of x has a finite number of finite discontinuities in any one period। What does that mean? डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो आप सबको पता होंगे।
ठीक है, ऑलरेडी आप सबको पता है, मैं फिर भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ. सपोज मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल्स टू x when x is greater than equal to 0, less than equal to pi, and equals to 1 minus x when x is greater than equal to pi and less than equal to 2 pi. तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन. कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है हमारे पास, यानी वो एक पीरियड एक स्पेसिफाइड रेंज में अलग वैल्यू ले रहा है, दूसरी रेंज में कोई और वैल्यू है. तो ब्रेक आया जब हम बोलते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सपोज एंड x 0 to 2 पाई. तो ये होता है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है. जितने रेंज में वो डिफाइंड है सब में थ्रू आउट द सेम वैल्यू ले रहा है. बट यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यू है, अलग वैल्यू ले रहा है, आधी रेंज में अलग और आधी में अलग. तो इसी तरह ये कितना है, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. ये नहीं कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं फाइनाइट रेंज में भी. देयर कैन बी मोर देन वन डिसकंटिन्यूटी, यानी मोर देन वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट फाइनाइट काउंटेबल होने चाहिए. 10 भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी काउंटेबल. एंड थर्ड condition says f of x has a finite number of maxima and minima. This is your last condition, that finite number of maxima minima. maxima minima किसे कहते हैं, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो. तो यूनिक वैल्यू तो होगी, बट फाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिन पे वो मैक्सिमा और मिनिमा देगा. तो दीज 3 कंडीशंस आर नोन एज डिरिचलेट कंडीशन. In next class we'll discuss examples based on Fourier, and it is very very important for you because जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमारी क्लैरिटी बढ़ती है. तो we'll continue in next class. Thanks for all.